हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा में, जहां पर हम कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस को कंप्लीट। और ख़ास तौर पे हमारा जो ये लेक्चर आ रहा है वो आ रहा है आपके बेसिकली जो मनोविज्ञान वाला पोर्शन है वहाँ के लिए, और साथ में जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है वो आ रहा है गरीबी पे, यानी कि पॉवर्टी पे। ठीक है, तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है। यहाँ पे इंग्लिश में बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो गरीबी यानी पॉवर्टी रहने वाला है, तो हम आज इसी पे बात करेंगे। और ये एक आप अपने सिलेबस में जब भी देखेंगे ना तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगा कि वहाँ पे प्रॉपर मेंशन ही है कुपोषण और गरीबी। तो हम लोगों ने कुपोषण का जो लेक्चर है वो तो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आज जो हम करने वाले हैं वो गरीबी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये विषय है जो आज हम करने वाले हैं, भारत में निर्धनता स्वरूप, उसका मूल्यांकन करेंगे और साथ में भविष्य की राह क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आपको भी पता है कि भारत में आज भी अगर हम देखेंगे तो गरीबी का स्तर काफ़ी नीचे है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो गरीबी और अमीरी का अंतर है वो भी काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो व्यक्ति अमीर है वो सच में बहुत ज़्यादा अमीर है, और जो व्यक्ति गरीब है वो सच में बहुत ज़्यादा गरीब है। बीच में कुछ मिडिल क्लास के भी लोग हैं, पर वो मिडिल क्लास के लोगों को ना तो अमीर बोला जा सकता है ना ही गरीब बोला जा सकता है। तो इसलिए जो अमीर और गरीब अगर हम बात करते हैं तो अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयोग ने इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न पूछे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कमेटी हैं जिनके रिपोर्ट्स टाइम टाइम पे आए हुए हैं गरीबी को लेकर। तो ये सारी ही चीज़ें को हम देखेंगे, और ये क्योंकि टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे हम आज डिटेल में ही करेंगे। और इसलिए आज पूरा का पूरा लेक्चर केवल केवल इसी एक वर्ड यानी कि निर्धनता गरीबी पर हमने तैयार किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले जो विश्व बैंक ने इसकी डिफिनीशन दी हुई है उसकी बात करते हैं। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने जो गरीबी का डिफिनीशन दिया है वो ये दिया है कि गरीबी कल्याण में स्पष्ट कमी है, यानी ऐसी चीज़ है जिससे आपका कल्याण नहीं हो पा रहा है, उसे ही वर्ल्ड बैंक ने यानी कि विश्व बैंक ने आपको गरीबी के डिफिनीशन में रखा हुआ है। अगर आप गरीब हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका कभी कल्याण नहीं होगा। आपकी वृद्धि, जो सामाजिक वृद्धि है या फिर आपकी जो शारीरिक वृद्धि है या आपकी मानसिक वृद्धि, सारी ही की सारी वृद्धि आपकी रुक जाती है, जिससे आपका पूरा का पूरा ओवरऑल जो कहते हैं ना वेल बीइंग आपका होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ भी आप कह सकते हैं कि आपका बेहतर होने वाला है, वो सारी ही चीज़ें रुक जाती हैं केवल और केवल गरीबी की वजह से। तो ये वर्ल्ड बैंक का आपका कह सकते हैं डिफिनीशन है। तो ये डिफिनीशन से आपके क्वेश्चन तो नहीं है पूछने के चांसेस, बट फिर भी हमें ये क्योंकि ये टॉपिक को समझना है डिटेल में तो एक एक स्टेप से ही हम आगे बढ़ेंगे। गरीब वे लोग हैं जिनकी आय या उपभोग इतना नहीं है कि वे एक न्यूनतम स्वीकार्य स्तर से ऊपर उठ सकें। तो आगे वर्ल्ड बैंक ने इसमें ये बात जोड़ी कि गरीब वे लोग हैं जिनकी आय या उपभोग इतना नहीं है, यानी कि वो इतना नहीं कमा पा रहे हैं, इतनी उनकी इनकम नहीं है कि वो जो भी उपभोग कर रहे हैं ना। अब उपभोग का मतलब ये होता है कि जब हम पैसे कमाते हैं हमारी जो आय होती है वो कहीं ना कहीं खर्च होती है। और आप कहोगे कहाँ खर्च होती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे अपने खुद के कुछ खर्चे होते हैं। यानी कि आपके अंदर हम कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं, जैसे कि घर के जो सामान होते हैं, ग्रोसरीज वगैरह जो होते हैं, आपने देखा होगा हम कमा ही रहते हैं खाने के लिए। अब खाने की चीज़ें हैं, दाल है, चावल है, आटा है, या फिर आपने देखा होगा जो भी हम सब्जियां लेकर आ रहे हैं, रोज़ के ये जो खर्चे हैं ये हमारा उपभोग है। ठीक है, तो अगर हम ये न्यूनतम उपभोग भी नहीं लेकर आ पा रहे हैं अपने घर पर, इसका मतलब ही हमारी आय इतनी ज़्यादा कम है, और ताकि जिसकी वजह से हम अपना जो न्यूनतम उपभोग है ना वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इस कंडीशन को ही हम गरीबी, यानी वे लोग जो अपना न्यूनतम भोग भी यानी कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं या 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम गरीब की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन का बेसिक सा मतलब इतना ही है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं
तो जिनका भी इंग्लिश मीडियम है या जो इंग्लिश में बातों को समझ पा रहे हैं उनको मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हिंदी में चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें आपको इंग्लिश में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है ना, ये तो डिफिनीशन की बात हुई। असल में गरीबी की डिफिनीशन को जानने के बाद हमें ये भी तो पता चले कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति गरीब है। क्या इतना केवल कह देने से नहीं, इनके भी अपने कुछ मानदंड है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो मानक सेट किया हुआ है, जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति, आप देख पा रहे हैं, सेट एज $3 पर पर्सन पर डे, ठीक है। ये हमने लगभग ये जो 2021 की परचेजिंग पावर के हिसाब से, जिसको हम ट्रिपल भी बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति $3 पर डे, आप कह सकते हो ना, कि खर्च कर पा रहा है अपने ज़रूरत की चीज़ों पर, तो उसे हम बोलते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। लेकिन अगर वो इतने रुपए नहीं खर्च कर पा रहा है तो आप कहेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये जो $3 की है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश करता हूँ साइड में, यहाँ पे, कि ये है आपका एक स्टैंडर्ड, ये जो आपका जो डॉलर है ये स्टैंडर्ड है। अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर है, यानी $3 या इससे ऊपर की चीज़ों पे अपने उपभोग पे खर्चा कर पा रहा है, उपभोग पर खर्चे कर पा रहा है, तो वो बेसिकली गरीब नहीं है। अमीर है कि नहीं है वो नहीं पता, लेकिन गरीब नहीं है, गरीब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो $3 से नीचे है, $3 से नीचे है, एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको, ये ओवर राइटिंग हो जाएगी, मैं इसको नेक्स्ट किसी पेज पे ऐड करके समझा देता हूँ। जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति $3 पर डे कमा रहा है, तो अगर वो इसके ऊपर चीज़ों को खर्चा कर पा रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। लेकिन अगर उसकी इनकम इसके नीचे है, $3 के नीचे है, तो हम बोलेंगे कि वो गरीब है, गरीब है, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं बेसिकली, जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो बेसिकली यही है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो यही है, $3 जो है पर पर्सन बेसिकली हमने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है $3 पर पर्सन पर डे की हम बात कर रहे हैं। प्रतिदिन अगर $3 पर पर्सन हम चीज़ों पे अपने उपभोग पे खर्चा कर पा रहे हैं तो हम गरीब नहीं हैं। लेकिन अगर उससे कम या उतना नहीं कर पा रहे हैं तो हम मानेंगे कि वो व्यक्ति या वो परिवार बेसिकली गरीब की कैटेगरी में आएगा। तो ये तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की बात है। इसके बाद नीति आयोग की भी अपनी कुछ डिफिनीशन है पॉवर्टी की, गरीबी की। और नीति आयोग ने बोला कि गरीबी को मापने के लिए गरीबी रेखा बुनियादी आवश्यकताओं हेतु, ये यहाँ पे बुनियादी आवश्यकताओं हेतु न्यूनतम व्यय निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो नीति आयोग ने भी यही बात बोली कि हम गरीबी को कैसे मेज़र करेंगे, कि यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि इतना जो रुपए है अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन या कह सकते हैं प्रति महीने कमा सकता है तो उसको हम गरीबी के स्तर के ऊपर रखेंगे। लेकिन अगर इतने रुपए, एक स्टैंडर्ड होते हैं वो हर किसी एजेंसी के अपने अलग होते हैं, ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक अलग डिफिनीशन दी, आपने देखा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ने अपने कोई अलग डिफिनीशन दे रखी है। तो नीति आयोग की भी अपनी एक कह सकते हैं एक धारणा है, या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे गरीबी को एक्सप्लेन करने की अपनी परिभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो एक बुनियादी आवश्यकता अगर किसी व्यक्ति को प्रतिदिन नहीं मिल पा रही है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति गरीब है। लेकिन एक जो बुनियादी आवश्यकताएं अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन अपनी पूरी कर पा रहा है तो उसे हम मानेंगे कि वो गरीब नहीं है।
वो अमीर है कि नहीं है वो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन वो गरीब नहीं है। अभी हम इस चीज़ों पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब क्योंकि ये जो इवोल्यूशन है ना पॉवर्टी का, ये समझना जरूरी है। भारत में गरीबी का जो आकलन है क्रमिक, यानी कि टाइम टाइम पर कैसे किस किस लोगों ने किया, हमें कैसे पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति गरीब है और गरीबी रेखा से नीचे है, तो उसका जो एक इवोल्यूशन है ना वो आज से नहीं है। ये बातें असल में हम आज़ादी से पहले से ही करते आ रहे हैं। तो वहाँ पे ही हमें देखना है ये एक एक करके कि कैसे कैसे हमें पता चला और कब कब हमने कौन कौन से मापदंड बनाए गरीबी को देखते हुए। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का युग। यहाँ पे हमें स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी की क्या मापदंड थे और उसके बाद यानी कि हमारी स्वतंत्रता के बाद भी हमारे लिए जो नई नई कमेटी बनी और जिन्होंने पॉवर्टी को, गरीबी को समझाने की कोशिश की, उनके क्या मापदंड थे, ये बातें हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है हम उसकी बात करेंगे। प्लानिंग कमीशन ने भी गरीबी को लेकर अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, जो कि दिया 1962 में। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो 1979 और 1999 के आसपास, 1979 में ये जो अलग कमेटी थी, इनका जो रिपोर्ट आए गरीबी को लेकर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने पहली बार ऐसी कोई रिपोर्ट जारी हुई थी, ये स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, ऐसी कोई रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें कैलोरी के हिसाब से गरीबी को डिफाइन करने की कोशिश की गई थी। अब ये कैलोरी क्या होता है, असल में जो हमारी रोज की भोजन की आवश्यकता होती है एक स्वस्थ व्यक्ति को होने के लिए, उसमें पर्टिकुलर कैलोरी की आवश्यकता होती है। उस आवश्यकताओं को देखते हुए अलग कमेटी, ये वाईके अलग इनका पूरा नाम था, वाईके अलग, ये इस कमेटी के अध्यक्ष थे, इसीलिए इस पूरे कमेटी का नाम अलग कमेटी रख दिया गया। ये वाईके जो अलग थे, इन्होंने 1979 में अपनी एक रिपोर्ट दी गरीबी को लेकर, और इन्होंने इसमें ये बोला कि गरीब वो व्यक्ति है जिसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू की किलो मतलब कैलोरी नहीं मिल पा रही है अपने पर डे के भोजन में। अगर उसको मिल पा रही है तो वो गरीब नहीं है, और अगर उसे नहीं मिल पा रही है तो वो गरीब है। अब आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगी जब मैं इस रिपोर्ट के बारे में आपको एक बेसिक सी बात बताऊं कि ये जो रिपोर्ट है इसमें इन्होंने बोला, वाईके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाईके अलग कमेटी, इनकी कुछ बस बेसिक सी बातें हम जान लेते हैं कि इन्होंने क्या स्टैंडर्ड सेट किया। तो इन्होंने बोला कि ये जो पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी है यानी कि गरीबी है, ये बेसिकली पर डे कैलोरी की खपत पर निर्धारित की जाती है, खपत पर निर्भर करती है। ये असल में ऐसी कोई पहली कमेटी थी जिन्होंने ये बोला कि आपकी जो पर डे का कंजप्शन है ना कैलोरी का, उसके बिहाफ पे इन्होंने गरीबी का निर्धारण किया। ठीक है, यहाँ पे असल में इन्होंने ये बोला कि अगर यदि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने बोला कि यदि कोई व्यक्ति 2400 किलो कैलोरी, ठीक है, पर आप कह सकते हो ना यहाँ पे किलो कैलोरी पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा पर डे, अगर उसको इतनी किलो कैलोरी प्रतिदिन वो कंज्यूम कर पा रहा है यानी मिल रही है, तो हम उसे मानेंगे कि वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर इससे कम मिल रही है तो उसे हम मानते हैं कि वो गरीबी रेखा में आता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम अर्बन एरिया की देखेंगे यानी शहरी क्षेत्र की बात करते हैं, तो शहर में ये थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो कम हो जाता है। शहरों में हम मानते हैं कि 2100 किलो कैलोरी पर
कैपिटा पर डे, ठीक है। अगर इतना कंजप्शन किसी भी व्यक्ति को मिल रहा है, वो इतनी ऊर्जा यानी इतनी किलो कैलोरी वो अपने भोजन में ले पा रहा है, तो उसे हम मानेंगे कि वो गरीब नहीं है। लेकिन अगर इससे कम है तो हम मानते हैं कि वो गरीब है। वो इसलिए क्योंकि इससे कम वो इसीलिए ले पा रहा है क्योंकि वो निर्धन है। अगर वो उसके पास पैसे होते तो वो अपने फूड में कभी कभी कोई कमी नहीं रखेगा। अगर फूड में कमी नहीं रखेगा तो उसको इतनी इतनी ऊर्जा या इतनी किलो कैलोरी एनर्जी हमेशा मिलती रहेगी। और वही हम देखेंगे कि ये शहरों पर भी लागू होती है, ठीक है। तो ये जो कमेटी थी असल में इन्होंने ये एक दो बातें बोली। इसके अलावा इन्होंने पैसे को भी लेकर एक बात बोली, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि पैसे को लेकर इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो रूरल एरिया होते हैं ना, रूरल एरिया में उस टाइम की बात हो रही है, 1979 के आसपास की बात हो रही है। वहाँ पे रूरल जो एरिया होते हैं वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पैसे को लेकर जो इन्होंने एक बात बोली, रूरल में, ग्रामीण क्षेत्र में, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अगर 49.09 रुपये, ठीक है, पर डे कंजप्शन है इसका, तो वो गरीब नहीं है। और साथ में यहाँ पे हमने देखा अर्बन में, शहरी क्षेत्रों में इसको पैसे को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दिया, 56 पॉइंट अगर देखेंगे 64 रुपये, ठीक है। ये पर डे के हिसाब से अगर वो खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये रिपोर्ट वाई के अलग कमेटी की आई। बट आपको इसमें जो बात याद रखनी है वो ये कि पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है बेसिकली डिपेंड कर रही थी किस पे, वो कर रही थी कैलोरी पे, ठीक है। आपको जो बात ध्यान रखनी है वो यही कैलोरी वाली बात याद रखनी है, ठीक। तो ये है वाई के अलग कमेटी, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल में जाके देखी चीज़ों को। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल अभी हम कहाँ पे, यहाँ पे थे, तो ठीक है। ये है, इसके बाद अलग कमेटी के बाद ये लकड़ा वाला समितियों ने ये जो ने बेसिकली यहाँ पे कैलोरी से हटा के चीज़ों को, लकड़ा वाला जो समिति थी इन्होंने कैलोरी मानदंडों पर ध्यान केंद्रित किया, ठीक है। तो इन लोगों ने भी, ये दोनों ने ही कहीं ना कहीं कैलोरी के हिसाब से गरीबी को डिफाइन करने की कोशिश की। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके बाद तेंदुलकर कमेटी भी आती है। तेंदुलकर कमेटी ने बताया कि यहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन है, या अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे लास्ट में जब लकड़ा वाला समिति के बाद तेंदुलकर समिति आती है, इन्होंने बेसिकली कैलोरी वाली बातों को थोड़ा सा किनारे कर दिया और इन्होंने बोला, यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये जो पॉवर्टी लाइन है ना, ये कैलोरी बेस्ड टू इसको शिफ्ट किया कहाँ पे, पॉवर्टी लाइन बास्केट पे। और एक चीज़ और है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इन दो बातों को पकड़कर इन्होंने गरीबी को समझाने की कोशिश की, ठीक है। एक क्या है, सबसे पहले जो अलग कमेटी और लकड़ा वाला समिति थी, उन्होंने कैलोरी को बेसिकली आपने कहा कि सेंटर बनाकर गरीबी को डिफाइन करने की कोशिश की। लेकिन जब ये तेंदुलकर समिति आती है तो इन्होंने बेसिकली कैलोरी से शिफ्ट कर दिया किधर की ओर, इधर पॉवर्टी लाइन बास्केट की ओर और मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड की ओर। और इन दोनों से असल में उन्होंने गरीबी को समझाने की कोशिश की। अब प्रश्न ये उठता है कि आप ये पूछेंगे कि सर ये पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है और ये मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये जो पॉवर्टी लाइन बास्केट होती है, पॉवर्टी लाइन बास्केट, इसका मतलब ये है कि आप प्रति वर्ष या प्रति महीने आपके बास्केट में ज़रूरत की चीज़ें आप कितनी रख रहे हो और उसका खर्चा क्या आ रहा है। जैसे मान लेते हैं हम एक यहाँ पे बास्केट ले लेते हैं, मान लिया हमने एक ये बास्केट ले लिया है और इसमें हमने अपने ज़रूरत की चीज़ें डाल दी हैं। जैसे कि
मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे रख दिया 20 केजी राइस, इसके अलावा हमने रख दिया 10 केजी गेहूँ वीट, ठीक है। यहाँ पे रख दिया हमने 5 लीटर ऑयल खाने के लिए, इसके अलावा हमने रख दिया यहाँ पे लेट्स सपोज 10 लीटर मिल्क। और अब हम इन सब का खर्चा, ये जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, इनका पूरा का पूरा जो खर्चा है, इनका पूरा का पूरा जो खर्चा है वो कंसीडर करते हैं, वो काउंट करते हैं। लेट्स सपोज कि इस पूरे बास्केट का जो खर्च है, इस पूरे बास्केट का खर्च सालाना 1500 रुपये है। ये मैं केवल मानने की बात कर रहा हूँ, हालांकि सालाना 1500 रुपये नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। पर अगर मान लेते हैं कि 1500 रुपये सालाना खर्च हो रहा है आपके इस बास्केट में, जो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये बास्केट चेंज भी हो सकता है कि कोई राइस नहीं खाता हो तो वो राइस की जगह पे कुछ और रखेगा। ये वीट हो सकता है कोई ज़्यादा खाता हो तो यहाँ पे 10 केजी की जगह। तो कुल मिला के आपके पर्सनल यूज़ के हिसाब से आपने एक बास्केट को तैयार किया और आपने देखा कि उस बास्केट की कीमत सालाना क्या आ रही है। यही आपकी पॉवर्टी लाइन है, यही आपकी पॉवर्टी लाइन है। इसी को हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट, यही आपका पॉवर्टी लाइन बास्केट है, ठीक है। अब अगर आप इतना रुपए सालाना कमा पा रहे हैं और आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, उनका उपभोग कर पा रहे हैं, तो आप गरीब नहीं हैं। लेकिन अगर आप इससे कम कमा रहे हैं और इससे कम कमा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इनमें से कोई चीज़ नहीं उपभोग कर पा रहे हैं, इसलिए आप उस गरीब वाली कैटेगरी में आते हैं। तो जब तेंदुलकर समिति आई तो तेंदुलकर समिति ने असल में पॉवर्टी लाइन बास्केट की बात की, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने ज़रूरत की, जिसमें इसमें ज़रूरत के, इसको हम बोलेंगे ना कि ये ज़रूरत के जितने भी सामान है ना, ज़रूरत के उत्पादों को एक थैले यानी कि बास्केट में रखा। बस इतनी सी बात आपको समझनी है तो आपको प्योरिटी लाइन बास्केट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन और उन्होंने एक लाइन और बोली कि मिक्स रेफरेंस पीरियड की भी बात की। यहाँ पे जो मिक्स रेफरेंस पीरियड का मतलब होता है कि अब केवल उन्होंने बास्केट में तो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें रखी, जिनको हमें आपने देखा होगा, जिनकी हमें रोज़ ज़रूरत है या इनके हमें हमेशा ज़रूरत है, मंथली ज़रूरत है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें साल में एक बार ही लेना होता है, ये साल या 2 साल बाद में हम एक बार लेते हैं। तो उन्होंने उनके भी खर्चे को यहाँ पे कंसीडर किया, इसलिए हम इसे मिक्स रेफरेंस, इसलिए हम इसे बेसिकली मिक्स रेफरेंस पीरियड बोलते हैं। तो इसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये जो मिक्स रेफरेंस पीरियड है, इसमें वो 2 चीज़ें आ जाएंगी। पहली चीज़ कौन सी? पहली चीज़ तो ये है जो रोज की उपभोग के उत्पाद हैं, रोज के उपभोग के उत्पाद, जैसे जो ग्रोसरी के सामान हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रोसरी के अलावा अगर हम देखेंगे तो जैसे हमारे जो रोज़ के जो खर्चे हैं, ठीक है, ग्रोसरी के अलावा भी हमने देखा होगा जो डेली ट्रैवल है, हम जो डेली ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये रोज़ के उपभोग के उत्पाद में आ जाते हैं। इसके साथ इन्होंने इसे मिक्स कर दिया उन चीज़ों को जो रोज़ के नहीं हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुओं को रखा जिनकी आवश्यकता साल में या कभी-कभी होती है, या कभी-कभी होती है। जैसे कपड़े हम रोज़ नहीं खरीदते हैं, ठीक है। कपड़े हम साल में एक बार या कभी अगर बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं वो तो
हो सकता है वीकली जाके ही शॉपिंग करते हो या मंथली जाके शॉपिंग करते हो, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे गरीबी की ही बात कर रहे हैं, तो एक गरीब होगा जो कि हो सकता है कपड़े कभी 5-6 महीने में या साल में एक बार खरीदता हो, या हम कब देखा होगा हम लोगों ने कि हम फेस्टिवल्स पे ही कपड़े ज़्यादा खरीदते हैं, जो क्योंकि फेस्टिवल्स हमें बेसिकली कह सकते हैं कि हमें लगता है कि फेस्टिवल्स एक खुशियों का समय है, तो हम वहाँ पे कोशिश करते हैं कि कपड़े और वो सारी चीज़ें मेंटेन करने की हमारी एक कह सकते हैं इच्छा होती है। तो इसलिए कपड़े हो गए, जूते हो गए, जूते हो गए, ठीक है, या कहीं घूमना फिरना हो गया, घूमना फिरना हो गया, ये सारी चीज़ें हम कभी कभी ही करते हैं, रोज़ नहीं करते हैं, या रोज़ हमें इनकी आवश्यकता नहीं होती है। अब क्योंकि एक रोज़ का उपभोग है और एक कभी कभी का उपभोग है, इन दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मिक्स्ड रिफरेंट पीरियड, ठीक है। तो ये दो बातें जो है आपको समझना होगा यहाँ पे। पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या है और मिक्स रेफरेंस पीरियड क्या है, इन दोनों के आधार पे ही तेंदुलकर ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की और उसमें उन्होंने बोला, ये जो एस्टिमेटेड बनाया 2011 और 12 के आसपास, 2011 और 12 के आसपास, और इन्होंने बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये, ठीक है, और अर्बन शहरों में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये, यहाँ पे अगर हमने देखा कि अगर वो मंथली कमा रहा है तो उसे हम बेसिकली बोल रहे होते हैं कि वो गरीबी रेखा के ऊपर है, अगर नहीं कमा रहा है तो हम बोल रहे होते हैं कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, ठीक है। तो ये बातें हमें यहाँ पे मंथली नहीं, ये हम पर डे की बात करें एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे हम पर डे के हिसाब से चल रहे हैं चीज़ों को लेकर, इसलिए आपको ये बातें याद रखनी है। और इसके बाद 2014 में एक रंगराजन जी की भी रिपोर्ट आई, जिसमें इन्होंने बेसिकली रूरल क्षेत्रों में बताया 972 रुपये और अर्बन क्षेत्रों में बताया 1407 रुपये। तो ये बातें हम अभी और डिटेल में भी देखेंगे, आगे हम इन रिपोर्ट्स पे काफ़ी डिटेल पे जाएंगे, बट क्योंकि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझाने के लिए, इसलिए मैंने इनको आपको समझा दिया है और आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, ये आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI जिसे हम बोल रहे होते हैं। इसमें बेसिकली हम बोलते हैं कि जो गरीबी है, गरीबी का जो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिसे हम बोल रहे होते हैं, इंडेक्स है, इसके हिसाब से हमने देखा कि वर्ष 2010 में UNDP और OPHI द्वारा शुरू किया गया MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अभावों को मापता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो MPI है बेसिकली ये कहता है कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, गरीबी असल में स्वास्थ्य की वजह से भी हो सकती है, शिक्षा में कमी की वजह से भी हो सकती है। यानी अगर किसी को बेहतर स्वास्थ्य नहीं है या किसी के पास अच्छी शिक्षा नहीं है तो वो व्यक्ति भी गरीब माना जाएगा, इसीलिए हम इसको मल्टी डायमेंशनल बोल रहे हैं। असल में यहाँ पे गरीबी को डिफाइन करने की अपनी एक अलग समझ विकसित करने की बात की गई है। हम अभी तक गरीबी को केवल पैसे से जोड़कर चल रहे थे या उनके ज़रूरत की चीज़ों को देखकर चल रहे थे, रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। पर ये जो इंडेक्स आया इसमें इन्होंने बोला कि गरीबी असल में केवल पैसे की नहीं होती है, अगर आपके पास बेहतर स्वास्थ्य नहीं है तब भी आप गरीब हैं, और अगर आपके पास अच्छी शिक्षा नहीं है तब भी गरीब हैं। इसलिए ये जो 2010 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसकी जो परिभाषा दी गई, हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इस पूरे रिपोर्ट में हमने देखा, या इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया कि 2013 और 14 में ये जो 17% की गरीबी थी ना, वो असल में 2022 और 23 में घटकर कितनी रह गई है, 11.28% की। यानी कि लगभग अच्छी स्थिति हुई है यहाँ पे गरीबी को लेकर, गरीबी कहीं ना कहीं कम हुई है, ठीक है। आपने देखा इस पूरे रिपोर्ट के हिसाब से कि लगभग 24.82 करोड़ लोग इंडिया में गरीबी से बाहर निकले हैं। तो हम यहाँ पे प्रतिशत में देख रहे हैं, जो कि 2013-14 की रिपोर्ट थी, जिसमें हम 17% लोगों की बात कर रहे हैं कि लोग गरीब थे, और अब वो घटकर 11.28% रह गई है। नंबर्स में अगर आएंगे तो हमने देखा कि इस पूरे नंबर में 24.82 करोड़ लोग जो थे वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, यानी कि गरीबी जो कंडीशन थी, स्तर थी, उससे बाहर निकले हैं, ठीक है। यहीं पे गिनी इंडेक्स भी है, और गिनी इंडेक्स के हिसाब से हमने देखा कि लगभग यहाँ पे 25.5 जो कि 2022-23 है, ठीक है। और 2011-12 में ये लगभग 28.8 पॉइंट था
गरीबी स्तर भारत में, और वो घटकर कितना आ गया 25.5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है कि हमने इस चीज़ पे अच्छा काम किया हुआ है और गरीबी का स्तर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार से असल में व्यक्ति गरीब हो सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि चरम गरीबी होती है, एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है, लिविंग नॉन ऑन लेस देन $3 पर डे, जो कि हमारा हमने देखा जो हमारा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो $3 पर डे है पर पर्सन। ठीक है, अगर उससे नीचे किसी की कंडीशन है, वो इतना भी नहीं कमा पा रहा है, तो वो व्यक्ति एक्सट्रीम यानी कि हम कह सकते हैं ना कि चरम गरीबी के स्तर में जी रहा है। तो इसलिए इस बात को हमें याद रखना है कि यहाँ पे हमने ये जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, हम इसके हिसाब से बोल रहे हैं $3 पर डे पर पर्सन। से भी कम पर अगर कोई व्यक्ति गुजारा कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि वो चरम गरीबी में जी रहा है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है रिलेटिव यानी कि सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है यहाँ पे कि सामाजिक स्तर पे आपको कैसे देखा जा रहा है। हो सकता है आपके पास 2-3 वक्त का अच्छा खाना हो, ठीक है, आपके पास अच्छी एक साइकिल है या बाइक है, इसके बावजूद एक समाज ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास बहुत अच्छा घर है, बहुत 4-5 गाड़ियां हैं, अच्छी अच्छी बाइक्स हैं, उस समाज के नज़र में आप अभी भी गरीब हैं। तो ये क्या हुई, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। ये सापेक्ष गरीबी होती है कि आप एक समाज के स्तर में, जब आपके समाज या आपके स्तर को मापा जाता है तो आप वहाँ पे गरीब देखे जाते हैं या गरीब समझे जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। आसपास के समाज की आर्थिक स्थिति के संबंध में मापी जाती है। मैंने बोला आप अपने घर में 2 वक्त अच्छा खाना खा रहे हैं, आपके घर पे एक साइकिल है या बाइक है, तो आपका जीवन ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा स्तर है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आप चरम गरीबी पे नहीं हैं, लेकिन एक समाज ऐसा है जिसके घर में बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं और उसका बहुत अच्छा घर है, तो उस समाज के सापेक्ष में आप गरीब माने जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं सापेक्ष गरीबी। इसके अलावा जो बहुआयामी गरीबी है जिसकी बात अभी हम लोगों ने की, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ने प्रोग्राम में हमें डिफ़ाइन किया गया कि ये जो बहुआयामी गरीबी होती है, इसमें असल में हम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर को भी देखते हैं और उसके हिसाब से गरीबी के डिफिनीशन को समझाते हैं। ठीक है, मैंने बोला आपको कि हम गरीबी केवल और केवल इनकम से नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे गरीबी देखते हैं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं और अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं। मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन उसके पास दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है, तो उसको स्वास्थ्य तो मिलेगा नहीं, उसके परिवार में स्वास्थ्य आएगा नहीं, शिक्षा आएगी नहीं। अगर स्कूल काफ़ी दूर है तो उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या वो गरीब है? नहीं। लेकिन हम जब बहुआयामी गरीबी की बात करते हैं तो उसके हिसाब से वो गरीब है, क्योंकि उसे शिक्षा नहीं मिल रही। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसके पास अच्छा खाने को है और बहुत संपन्न है, लेकिन वो गांव में रह रहा है और उस गांव के दूर दूर तक कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो उसको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाएगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखेंगे तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। तो ये बहुआयामी गरीबी जो है, इसको हम लोगों ने स्वास्थ्य गरीबी और जीवन स्तर से जोड़कर देखा हुआ है कि जीवन स्तर आपका कितना बेहतर चल रहा है, उसकी भी हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें। और बाद में एक और लाइन है हमारे पास, जो गरीबी है वो उपभोग आधारित गरीबी है। ये असल में आप कितना डेली उपभोग कर रहे हैं, आप अपने घरेलू जो उपभोग हैं उन पर कितना रोज़ खर्च कर रहे हैं, उन पे आधारित गरीबी है। ठीक है, अगर आप अपने डेली उपभोग पर अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं तो आप अमीर माने जाते हैं, लेकिन अगर आप अपने डेली उपभोग पर ज़रूरत की चीज़ों पर भी खर्चा नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीब माने जाते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग उपभोग आधारित गरीबी बोलते हैं। ठीक है, तो इन सारे ही जो कह सकते हैं कि प्रकार हैं गरीबी के, इन्हें भी आपको समझना है और कहीं ना कहीं बातों को याद रखनी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से कारक हैं जो गरीबी को अच्छे से हम कहेंगे कि जिनके कारण हम बेसिकली समझते हैं कि गरीबी जो है वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। इनके फैक्टर कौन कौन से हैं गरीबी के। जैसे यहाँ पे एक बात को आपको याद रखना है, एक इसको हम बोलते हैं प्रेशर फ्रेमवर्क। ये वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे हम असल में ये PRESSURE
PRESSURE, ये असल में हमें प्रेशर को ही डिफाइन कर रहा है, इसीलिए हम इसको प्रेशर फ्रेमवर्क बोलते हैं। और इस प्रेशर फ्रेमवर्क से हम गरीबी के कारकों को समझने की कोशिश करते हैं। इस पहले पी का जो मतलब है वो है परसिस्टेंट इनइक्वलिटी। ये जो निरंतर असमानता है ना समाज में, ये भी गरीबी का एक कारक होता है। जैसे आपने देखा कि टॉप 10% होल्ड्स 57% ऑफ नेशनल इनकम। ये मैंने अभी आपको बोला कि हमारे देश में जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इस स्तर से आपने देखा कि देश में लगभग 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरे नेशनल इनकम का 57% पैसा है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि नेशनल इनकम का लगभग 60% पैसा केवल और केवल 10% लोगों के ही पास है। इसी को हम बोलते हैं निरंतर असमानता या परसिस्टेंट इक्वलिटी, ठीक है। और ये हमारे गरीबी का एक कारक है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे रूरल डिपेंडेंसी की, यानी जो ग्रामीण पर निर्भरता है हमारी, ये भी हमारी गरीबी का एक कारक है। हमने देखा है यहाँ पे कि जो आपके लगभग और लगभग 46% जो वर्क फोर्स है वो हमारी कहाँ पे है, वो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, यानी एग्रीकल्चर में लगी हुई है, बट कंट्रीब्यूट्स ओनली 18% और टू जीडीपी। लेकिन हमारे जीडीपी में इन 46% जो वर्क फोर्स है यानी मैन पावर है, इसका योगदान हमारे जीडीपी में केवल और केवल 18% का है। तो ये भी हमारे गरीबी का एक कारक बनकर सामने आता है। इसके बाद हमने देखा एजुकेशन स्किल गैप हमारे अंदर काफ़ी देखने को मिलता है शिक्षा का, क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम ही सबसे ज़्यादा करप्ट है और कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हाशिए पे लटका हुआ है, टंगा हुआ है। तो इसलिए आपने देखा कि यहाँ पे शिक्षा तो केवल और केवल डिग्री के लिए दी जाती है और कौशल आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जा सकता है, जिसकी वजह से कौशल में कमी यानी आपकी स्किल में कमी होती है। और आप बेसिकली जब आपके अंदर स्किल नहीं होगा तो आप बेरोज़गारी की तरफ जाएंगे और बेरोज़गारी की तरफ जाएंगे तो बेरोज़गारी आपको गरीबी की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए एक कारक एजुकेशन स्किल भी माना जा सकता है गरीबी का। एक एस जो है हमारे पास, इसका मतलब है सोशल एक्सक्लूजन। यहाँ पे जो सामाजिक बहिष्कार होता है उनकी हम बात करते हैं। जैसे वुमेन अर्न ओनली 18% ऑफ लेबर इनकम, ठीक है, इट्स जस्ट 31%। अब यहाँ पे एक बात को आपको समझना कि सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है सामाजिक बहिष्कार किसका होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। हमने देखा होगा कि हम अवॉइड करते हैं महिलाओं को काम देने से। पहली बात है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी, कि कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे हम महिलाओं को अवॉइड करते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे महिला को नहीं रखेंगे, ठीक है, महिला को काम नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे, जिसकी वजह से महिलाओं का जो योगदान होता है हमारे पूरे सिस्टम में, ढांचे में, उनका जो वर्क फोर्स होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी इनकम घट जाती है और इनकम घटने की वजह से वो गरीबी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये भी एक हमारा एक कारण है। इसके अलावा स्लम एक्सपेंशन है, जो मलिन बस्तियां हैं वो बढ़ रही हैं, जिसके कारण मलिन बस्तियों के बढ़ने के कारण समस्या क्या आती है कि मलिन बस्तियों के बढ़ने के कारण स्वास्थ्य खराब होता है, क्योंकि मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य को मेंटेन करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। स्वास्थ्य खराब होगा तो आपका स्वास्थ्य पे पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, तो आपकी जो छोटी सी इनकम है उसका ज़्यादातर पैसा आप स्वास्थ्य पे खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप गरीबी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए गरीबी भी यहाँ पे, गरीबी का एक कारक ये भी बनकर सामने आता है। नेक्स्ट हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये तो सबसे बड़ी बेरोज़गारी जब आ ही गई है तो गरीब तो फिर आप हो ही जाएंगे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है कमाने के लिए, आप कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप गरीब तो बनेंगे ही बनेंगे। तो ये एक तो कारक तो सबसे कह सकते हैं कि आसान कारक समझने का हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है ही है। इसके अलावा रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ है, जो क्षेत्रीय असमानताएँ होती हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि जो साउथ के स्टेट्स हैं, जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं, यहाँ पे जो इनकम है ना, पर कैपिटा पर इनकम जो हम बात करते हैं, ये असल में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है हमें। लेकिन अगर वहीं हम नॉर्थ भारत में आ जाएं, इसमें भी अगर हम झारखंड को देख लें, बिहार को देख लें, ठीक है, ऐसे जो राज्य हैं इनका हमने देखा है कि पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम होता है। यहाँ के लोगों को काफ़ी की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो भी नहीं मिल पाती हैं। इसलिए एक कारक हमारा ये भी बनता है, जो क्षेत्रीय असमानताएँ हैं कमाई को लेकर या रोजगार को लेकर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी आता है वो आता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। असल में केवल बात यहाँ पे बेरोजगारी से परेशानी की नहीं है, बात यहाँ पे केवल स्वास्थ्य और शिक्षा से परेशानी की नहीं है, यहाँ पे परेशानी है
एनवायरनमेंट, यहाँ पे कभी कभी गरीबी का कारण एनवायरनमेंट भी बन जाता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि केवल और केवल किसी कार्यों पे ही निर्भर करता है, अपने खेती पर ही निर्भर करता है, उसकी जो थोड़ी बहुत इनकम है वो खेती पर ही निर्भर करती है, और जब वो अपनी फसल बो रहा होता है या फिर फसल बोकर तैयार कर चुका होता है, और तभी अगर वहाँ पे अचानक से बाढ़ आ जाए या फिर अचानक से जहाँ पे ज़रूरत नहीं है ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसके कारण उसकी फसल ख़राब हो जाए, तो आप जाने, आपको पता है कि अगर उसकी फसल ख़राब हो जाएगी तो जो उसकी इनकम होने वाली थी वो नहीं होगी, तो उसे हो सकता है कि कर्ज लेना पड़े या फिर उसे अपनी जीविका के लिए फिर अलग से कोई ना कोई अल्टरनेट देखना पड़ता है। तो इसलिए ये भी एक कारण बनकर सामने आता है जिसे हम बोलते हैं गरीबी के कारक। ठीक है, तो ये जो प्रेशर वर्ड है, प्रेशर फ्रेमवर्क है, इसे आपको समझना होगा कि ये हमें बेसिकली हमारे गरीबी के ही कारक बनकर सामने आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे बातों को आपको याद रखना है। यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, ये जो प्रेशर फ्रेमवर्क है इसे आपको प्रेशर से ही याद रखना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपसे वो पूछेगा कि बताइए प्रेशर फ्रेमवर्क क्या है और इसका बेसिकली प्रेशर का असल में मतलब क्या है, तो आपको फिर ये हिंदी वाली वर्ड काम नहीं आएंगे, आपको वहाँ पे इंग्लिश के ही शब्द काम आने वाले हैं। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और इंग्लिश में ही शब्दों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या है निवारण, क्या है, हमने गरीबी को समझा, उसके क्या क्या डिफिनीशन उनको समझा, गरीबी के मापदंड क्या है उनकी भी बात कर ली। अब बेसिकली उनके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक अप्रोच आती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉस्पर अप्रोच। ठीक है, प्रॉस्पर का मतलब समृद्धि से होता है, तो ये अप्रोच है जो हमारे जीवन में समृद्धि लेकर आती है, हम ऐसा मानते हैं। तो इसलिए जो प्रॉस्पर अप्रोच है इसकी बात करते हैं कि कैसे हम प्रॉस्पर अप्रोच के द्वारा गरीबी को कम कर सकते हैं या गरीबी से ऊपर लेकर आ सकते हैं किसी भी व्यक्ति या परिवार को। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं लोक सेवाओं की, पब्लिक सर्विस की। यहाँ पे पब्लिक सर्विस का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य की हो चाहे फिर वो केंद्र की हो, ये जितने भी योजनाएं चलाती हैं गरीबी के लिए या गरीब लोगों के लिए, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कि यहाँ पे जो लोक सेवाएं चल रही हैं जैसे आयुष्मान भारत, इसके थ्रू हम लोगों के स्वास्थ्य का बीमा करते हैं एक तरह से, या उनके स्वास्थ्य के खर्चे को उठाते हैं, जिससे वो उसकी जो इनकम होती है वो सेव हो जाती है और वो धीरे धीरे गरीबी स्तर से बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो पोषण अभियान है, तो जो जिनको प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है उनकी इनकम की ही वजह से वो उनको हम भोजन देते हैं, उनके डेली जो न्यूट्रिशन है उसका ख्याल रखते हैं, इसको तो हम लोगों ने काफ़ी पोषण अभियान को हम लोगों ने डिटेल में देखा भी ऑलरेडी, जिससे उनका जो इनकम है वो बचता है और वो धीरे धीरे गरीबी रेखा से बाहर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा जो समग्र शिक्षा अभियान है, ये जिससे हमें बच्चों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा से धीरे धीरे गरीबी अपने आप ही कम हो जाती है, ये बात आपको पता है। अगर शिक्षा बेहतर होगी तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा तो धीरे धीरे उसे रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने से उसकी गरीबी धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप इसको कई तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हैं, इसे हम बोलते हैं पब्लिक सर्विस। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास आता है वो आता है रूरल जो डाइवर्सिफिकेशन है, उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे ग्रामीण विविधीकरण जो है, प्रमोटिंग ये जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा, ये जो एवं आपका जो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि उत्थान मिशन है ना, इसके थ्रू हम बेसिकली किसानों को उनकी जो डिपेंडेंसी है ना पेट्रोल और डीजल पे, उस पे कम करने की बात करते हैं और उनको बेसिकली हम सोलर सिस्टम में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, सोलर सिस्टम में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ सके। क्योंकि एक किसान जो है उसकी खेती में सबसे ज़्यादा जो पैसा आप कह सकते हैं कि खर्च होता है वो उसके फर्टिलाइजर्स पे होता है, और उसके बाद जो होता है वो सबसे ज़्यादा उनके फ्यूल पे होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब खेतों को उन्हें प्लफ करना होता है, जोतना होता है, तो वो ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं और जहाँ पे उन्हें वो डीजल और उसका खर्चों का निर्वाह करना पड़ता है। तो उस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए ये जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा की जो बात की गई है, इस मिशन को इसीलिए लेकर आए हैं ताकि उनकी इनकम को हम बढ़ा सकें, और अगर इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो गरीबी स्तर से बाहर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो ये डेयरी एंड जो फिशरीज़ है को रिड्यूस एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी पे हमें इनको
कम करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है। जो थर्ड पॉइंट है हमारे लिए वो है अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्किल्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें गरीबी स्तर से बाहर आना है तो हमें अपने जो अवसर हैं उनको कहीं ना कहीं बुनाना पड़ेगा, और साथ साथ में कौशल का विकास करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई, इसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसमें हमने जो पढ़ने वाले छात्र हैं या जो लोग हैं उनको बेसिकली उनके कौशल पर काम करने की बात कही है, ताकि अगर वो स्किल्ड होंगे ना तो उन्हें अच्छा खासा रोज़गार मिलेगा, और जब रोज़गार मिलेगा तो उनके पास पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो वो बेसिकली उन चीज़ों से तो वो गरीबी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है सोशल सेफ्टी नेट्स, जो सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है जिसकी वजह से भी गरीबी से वो बाहर आ सकते हैं। जैसे आपका स्ट्रेंथनिंग वन नेशन वन राशन कार्ड। अब एक ही नेशन में एक राशन कार्ड की जो बात कही गई, इससे आप कहीं पे भी रहेंगे तो आपका जो ज़रूरत का जो राशन है वो आपको मिल जाएगा, जिससे आप अपने इनकम को थोड़ा बहुत सेव कर पाएंगे, और जब आपकी इनकम धीरे धीरे सेव होगी तो आप अपने गरीबी स्तर से धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो अर्बन है या फिर जो ग्रामीण है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको एक आवास बनाकर सरकार के ही द्वारा दिया जाता है, सरकार के ही खर्चों से दिया जाता है, जिससे आपका जो इनकम है वो सेव हो जाती है और आप धीरे धीरे गरीबी स्तर से ऊपर आने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही सारी योजनाएं हैं जिनकी वजह से हमने देखा कि हम गरीबी स्तर से धीरे धीरे ऊपर लोगों को उठते हुए देख सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि अभी इससे पहले जो हमने रिपोर्ट देखी थी उसमें हमने देखा था कि गरीबी के स्तर में यानी कि हमने जो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हमने बात की तो हमने देखा वहाँ पे कि अभी लगभग 10 से 15 सालों में हमने देखा कि गरीबी के स्तर में हमने काफ़ी सुधार किया है। ठीक है, वो यही कारण है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जो योजनाएं चल रही हैं और बहुत से स्तरों पे हमने काम किया हुआ है, और वो जो अप्रोच है वो हमारी प्रॉस्पर अप्रोच है। तो इसमें हमने पी को देख लिया, हमने आर देख लिया, ओ देख लिया और एस देख लिया, और पी और ई आर ये हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा पी है वो है पार्टिसिपेशन, यानी कि ये जो महिलाओं का समावेशिता है ना, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे बहुत से जो आकांक्षी ज़िले हैं इसमें, जैसे ये यहाँ पे दीनदयाल आवास योजना, और ये दीनदयाल आवास योजना जिसको हम लोग यहाँ पे नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो होता है, इसके तहत हमने देखा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं महिलाओं के, उनको मजबूत बनाने की बात कही गई है, जिसकी वजह से उनके जीवन स्तर में सुधार होता है, उनके इनकम में सुधार होता है, और इस वजह से जो महिलाएं हैं या उनका परिवार होता है वो गरीबी स्तर से ऊपर उठता है। ठीक है, इसके अलावा इको जो रेजिलियंस है, जलवायु अनुकूलता है, इसकी भी बात करते हैं। इसकी वजह से भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आप जो गरीबी है, मैंने बोला ना कि एनवायरनमेंट की वजह से भी गरीबी आती है, ये आपके आसपास का जो सराउंडिंग है इकोसिस्टम है, इसकी वजह से भी लोग गरीब हैं। तो अगर हम उस पर भी कुछ काम करें तो वहाँ से भी हम गरीबी स्तर से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट आता है वो आता है रीजनल फोकस। ठीक है, जो अलग अलग रीजनल जो फोकस हैं, जैसे हमने देखा कि कुछ ऐसे रीजन हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, तो हमने उनको ज़्यादा फोकस किया हुआ है। कुछ जनजातियाँ हैं जो कि ज़्यादा गरीब हैं, हमने उनको फोकस किया है। साथ साथ में कुछ पर्टिकुलर जातियाँ हैं जो ज़्यादा गरीब हैं, हमने उनको भी अलग से उन पर फोकस करके कुछ योजनाएं चलाई हुई हैं ताकि हम उनको गरीबी स्तर से ऊपर लेकर आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि फोकसिंग ऑन बैकवर्ड एरियाज थ्रू ये जो प्रधानमंत्री आपका जातीय और आदिवासी न्याय महाअभियान है, इसके तहत हमने बेसिकली अलग अलग जातियों अलग अलग समूहों को टारगेट करने की कोशिश की है ताकि उनको हम गरीबी स्तर से ऊपर उठा सकें। ठीक है, ये जो प्रॉस्पर अप्रोच है यही हमारे लिए काफ़ी काम का है। तो ये बाकी आप इन चीज़ों को एक बार पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद खुद से भी एक सेल्फ कहते हैं ना कॉन्शियस के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रमुख निष्कर्ष क्या आता है, तो निष्कर्ष ये रहा कि यहाँ पे जो अरविंद पंगारिया जी हैं जो कि हमारे फाइनेंस कमीशन के 16वें चेयरमैन हैं, इन्होंने एक बेसिकली एक एस्टिमेट दिया। इन्होंने एस्टिमेट ये दिया कि इंडिया में जो 21.9% आपकी जो पॉवर्टी है वो घटकर कहाँ पे आ गई है, 2.31%
2023 और 24 तक, ठीक है। जो 2011-12 में 21.9% थी, वो घटकर कहाँ आ गई है, 2.3% पे आ गई है। यानी कि आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे लाभ दिखता हुआ मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गरीबी खत्म होने के करीब है, करीब 21.9% से घटकर गरीबी कहाँ पहुँच गई, 2.3% पहुँच गई है। वही चीज़ हिंदी में यहाँ पे बात कही गई है। इसके अलावा ये जो सोशल इंक्लूज़न है उसकी बात कही गई है। यहाँ पे जो SC और ST, या जो मैंने बोला ना यहाँ पे कि आपको बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसी जातियाँ हैं जिनमें गरीबी ज़्यादा देखी गई है, तो हमने उन पर ज़्यादा फोकस करते हुए उनको गरीबी से बाहर लाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पे इन बातों को आपको याद रखना है। कुछ धार्मिक बातें यहाँ पे उनकी, ये हम असल में ये पंगड़िया जी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इन बातों को समझ रहे हैं। इन्होंने बोला कि कुछ धार्मिक मेल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। धार्मिकता के आधार पर भी हमने जब गरीबी को देखा तो इन्होंने बोला कि गरीबी का अंतर कम हुआ है, और ख़ासतौर पे हैरानी की बात है कि मुसलमानों में गांव की गरीबी हिंदुओं की तुलना में थोड़ी कम दर्ज की गई है। हम यहाँ पे गांव की गरीबी की बात करें, एक इसका जो एक फैक्टर ये होता है, फैक्टर ये है कि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि गांव में जो मुसलमान होते हैं, हमने देखा है कि उनके परिवार का कोई एक या दो सदस्य बेसिकली कहीं विदेश चले जाते हैं और विदेश में जाकर नौकरी या रोजगार करते हैं, जिसकी वजह से उनका इनकम ऑफ सोर्स ठीक ठाक हो जाता है। इसकी वजह से इनका स्तर धीरे धीरे काफ़ी ऊंचा हुआ है। तो इसलिए इसका एक जो बेसिक कारण है वो यही है कि गांव में जो बेसिकली जो मुसलमान परिवार हैं, उनके परिवार के बच्चे या जो मेल होते हैं, वो कहीं सऊदी अरेबिया या फिर जो ये मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जाकर अपने आप को सर्व करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली उनकी इनकम अच्छी होती है, और इनकम अच्छी होने से वो गरीबी स्तर से बाहर निकल जाते हैं। जबकि हिंदुओं में मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। हिंदू कोशिश करता है कि वो अपने देश में ही या फिर अपने ही आसपास के एरिया में कहीं जाकर अपने ही देश में कहीं कमाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी इनकम कम रह जाती है, और इनकम जब कम रह जाती है तो वो अभी उतनी अच्छे तरीके से गरीबी स्तर से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ग्रामीण और अर्बन, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो बेसिकली गांव की गरीबी में गांव की गरीबी में 12.6 पॉइंट की में शहरी की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से कमी आई है, देखी गई है, ठीक है। शहर में 22.5 पॉइंट है गरीबी, तो गांव में कितना है, 12.6 पॉइंट है। गरीबी गांव में बेसिकली अच्छे से कमी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि गांव में लोग, हर एक परिवार से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और जब वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए तो उनका इनकम अच्छा होता है, इसलिए वहाँ पे स्थिति जो है काफ़ी बेहतर हुई है। तो ये पूरी रिपोर्ट के हिसाब से हम चल रहे हैं, और यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको हम जीरो गरीबी में लेकर आ गए हैं, और उन राज्यों के नाम हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, ये चंडीगढ़, ये जो यूटी हैं, इनके हमने देखा कि यहाँ पे एक भी गरीब नहीं बचे हुए हैं। इनको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉवर्टी स्टेट, ठीक है। यहाँ पे गरीबी स्तर असल में देखने को ही नहीं मिलती है, इस पूरे रिपोर्ट में ये बात कही गई है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा बेसिकली पॉवर्टी भारत में, और इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमने इस पूरे लेक्चर को ख़त्म किया है। और आपको बस अब इतना ही करना है कि इन पूरे के पूरे स्लाइड को और PDF को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इससे संबंधित MCQs को सॉल्व करते रहना है। आप बस इतना काम करते रहिए, और आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे अपने सारे टॉपिक्स पे अपनी कमांड बना लेंगे, और उसके बाद जब जैसे ही आप MCQs को सॉल्व करते करते फिर हम जब मॉक टेस्ट वगैरह लेकर आएंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, तो आपका मार्क्स अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा, और एग्ज़ाम आते आते तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अभी मुझे लगता है एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, अगर हम चाहेंगे तो बहुत धीरे धीरे भी बहुत आराम से काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए। नमस्कार।